हांगकांग एक ऐसा नाम जो बुलंद व बाला फलक, बहुत इमारतों, हलचल से भरपूर तिजारत और मशरिक व मगरिब के अनोखे इम्तजाज की तस्वीर कशी करता है, लेकिन उसकी जदीद शनाख्त 150 साल से ज़्यादा बरतानी नौआबादी हुक्मरानी के तहत बनाई गई है। माईगेरी के एक पुरसकून गांव से लेकर आलमी मालियाती मरकज़ तक बरतानिया के तहत हांगकांग का सफ़र तब्दीली, तनाज़ात और लचक से ज़र्द था। कहानी 1841 में शुरू होती है, पहली अफीम की जंग के दौरान, जब बरतानवी अफवाज ने किंग खानदान से हांगकांग के जजीरे पर कब्जा कर लिया। 1842 में नैंकिंग के माहिदे ने इस जजीरे को बाकायदा तौर पर बरतानिया के हवाले कर दिया, जिसकी नौआबादी हुक्मरानी का आगाज हुआ। बरतानवी सल्तनत के लिए हांगकांग एशिया में एक स्ट्रेटेजिक कदम था, तिजारत और बहरी ताकत के लिए एक गहरे पानी की बंदरगाह थी। अपने इब्तदाई सालों में हांगकांग एक नाहमवार चौकी था जो बहरी कज़ाकी, बीमारी और बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर से दो चार था। फिर भी उसकी कुदरती बंदरगाह ने ताजरों, मशीनिरों और मुहाजिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अंग्रेज़ों ने एक कानूनी निज़ाम, अंग्रेज़ी तर्ज की तालीम और नौ आबादी इंतज़ामिया कायम की, जिसने एक मगरबी शहर की बुनियाद रखी। 1860 तक दूसरी अफीम की जंग के बाद बरतानिया ने पैकनिंग कन्वेंशन के तहत जजीरा नुमा कॉलोन को हासिल करते हुए अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। उसने हांगकांग के इलाके को बढ़ाया, जिससे एक अहम तिजारती पोस्ट के तौर पर उसके किरदार को तक़वियत मिली। कॉलोनी अपनी माशी जड़ों की मतनाज़ नौइयत के बावजूद अफीम, चाय और रेशम पर परवान चढ़ती थी। 19वीं सदी के आखिर में हांगकांग एक बड़ी बंदरगाह में तब्दील होते हुए देखा है, लेकिन एक तजादात का शहर भी था। जबकि बरतानिया अशराफिया विक्टोरिया चोटी पर ऐश व इशरत में रहते थे, चीनी अक्सरियत को भीड़ भाड़ और इम्तियाजी सलूक का सामना था। नस्ली अलहदगी आम थी, कवानीन रिहाइश और मुलाजमत में और यूरोपियों के हक में थे। 1898 में बरतानिया ने न्यू टेरिटरीज पर 99 साल लीज पर हासिल किया, जो कॉलोन के शुमाल में एक वसी इलाका था। ये लीज बाद में हांगकांग की तकदीर तश्कील करेगी और चीन में इसकी हकमी वापसी के लिए उल्टी गिनती तय करेगी। तहम उस वक्त उसने देही देहातों को नौआबादी मैशत में जम करते हुए मजीद तोसी की इजाज़त दी। 20वीं सदी के अव्वल में नए चैलेंजेस सामने आए। पहली जंग अजीम ने हांगकांग को बरतानवी जंगी कोशिशों में हिस्सा डालते हुए देखा, लेकिन जंग के दरमियानी साल मजदूरों की बदआवानी और बढ़ती हुई चीनी कौम परस्ती की वजह से निशान दर थे। 1925 और 26 कैंटेन हांगकांग की हड़ताल ने कॉलोन को मफलूज कर दिया, जिससे उसकी खुशहाली के नीचे तनाव जाहिर हुआ। फिर दूसरी जंग अजीम आई। दिसंबर 1941 में जापानी अफवाज ने हांगकांग पर हमला कर दिया। बरतानिया दिफा पर गालिब आ गए। ये जालिमाना कब्जा 1945 तक जारी रहा, जिससे शहर खंडरात में तब्दील हो गया। जब बरतानिया ने हांगकांग पर दोबारा दावा किया तो उसे बुनियादी ढांचे और एतमाद दोनों की तामीर नौ के मुश्किल काम की सामना करना पड़ा। जंग के बाद हांगकांग चीन की खाना जंगी से फरार होते ही हजारों लोगों की पनाहगाह बन गया। 1949 में कम्युनिस्ट फतह ने कारोबारियों, कारकुनों और सरमाए की आमद को लाया, जिससे कॉलोनी को एक सनती पावर हाउस में तब्दील कर दिया। फैक्ट्रियों ने टेक्सटाइल, प्लास्टिक और इलेक्ट्रिक्स को मुंतशर किया, जिससे एक माशी मुआवजा हुआ। 1950 और 60 की दाई तेज रफ्तार तरक्की का दौर था, बल्कि समाजी हलचल का भी। 1956 और 1967 में होने वाले फसादात, जो कम्युनिस्ट के हामी जज्बात और मजदूरों के तनाज़ात की वजह से बनते थे, बरतानवी हुक्मरानी का इम्तिहान लिया। हुकूमत ने इस्लाहात के साथ जवाब दिया, माशरे को मुस्तहकम करने के लिए रहायशी, तालीम और बहबूद को बेहतर बनाया। 1970 की दहाई तक हांगकांग एक एशियाई टाइगर के तौर पर उभरा था, जिसकी मैशत और मुतहरिक सकाफत थी। बरतानी हुक्मरानी अगरचे बाद औकात आमराना थी, लेकिन माओ नवाज चीन के मुकाबले में निस्बतन आज़ादी की इजाज़त थी। यह शहर अपनी सरमायादारी और कारोबारी जज्बे के लिए मशहूर हुआ। 1980 की दहाई में एक मोहर लेकर आई। जैसे ही नए इलाकों की लीज खत्म होने के करीब पहुंची, बरतानिया और चीन ने बातचीत शुरू की। 1984 में चीन बरतानिया के मुश्तरका एलामिया ने एक मुल्क दो निज़ाम के उसूल के तहत 1997 में हांगकांग के हवाले करने का मरहला तय किया। बरतानी हुकूमत के आखिरी साल करवे थे, जबकि हांगकांग एक आलमी मालियाती मरकज़ के तौर पर परवान चल रहा था। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। कम्युनिस्ट हुक्मरानी के खौफ से बहुत से बाशिंदे हिजरत कर गए।
برطانوی حکومت نے جمہوری اصلاحات متعارف کروائے، لیکن چین نے 1997 کے بعد انہیں واپس لانے کا عزم کیا۔ 30 جون 1997 کی رات عالمی توجہ کے تحت برطانیہ نے باضابطہ طور پر ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کر دیا۔ تقریب پختہ اور علامتی تھی۔ یونین جیک جونگ کو نیچے اتارا گیا اور بندرگاہ پر چینی پرچم بلند کیا گیا۔ پرنس چارلس اور وزیر اعظم ٹونی بلیئر چینی صدر جیانگ زیمن کے ہمراہ موجود تھے۔ یہ لمحہ برطانوی نوآبادی دور کے 156 سال کے خاتمے کا نشان ہے۔ ہانگ کانگ کے بہت سے لوگوں کے لیے حوالگی ملے جلے جذبات ایک لمحہ تھا۔ اپنے شہر کی کامیابیوں پر فخر آگے کیا ہے، اس کے بارے میں غیر یقینی اور آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں گہری آگاہی ہے۔ ہانگ کانگ میں برطانوی راج ایک ہی وقت میں استحصال اور تبدیلی کی کہانی تھی۔ نوآبادی حکومت نے اس علاقے پر سخت کنٹرول برقرار رکھا، سیاسی آزادیوں کو محدود کیا اور نسلی درجہ بندیوں کو محفوظ رکھا۔ اس کے باوجود اس نے ہانگ کانگ کی جدید کامیابی کی بنیادیں بھی رکھی۔ ایک مضبوط قانونی نظام، عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ اور ترقی پذیر مالیاتی شعبے۔ نوآبادی دور نے ہانگ کانگ کو ایک عالمی شہر کی شکل دی۔ اداروں اور اقتدار نے اسے چینی سرزمین سے الگ کیا ہے۔ ہانگ کانگ میں آج بھی برطانوی حکمرانی کی وراثت گونجتی رہی ہے، جبکہ شہر کی حوالگی کے بعد سے اہم تبدیلیاں آئی ہیں۔ خود مختاری حکمرانی اور شناخت پر بحثیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ برطانوی انتظامیہ کے تحت قائم ہونے والے اداروں اور آزادیوں کو اب بھی وہ لوگ کہتے ہیں جو ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے نوآبادی ماضی ایک پرانی یادوں کا دور نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے، بلکہ ایک پیچیدہ باب ہے جو چیلنجوں اور ترقی دونوں سے ابھرا ہے۔ ہانگ کانگ کے لوگوں کی لچک اور موافقت کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ ہم ہانگ کانگ میں برطانوی نوآبادی کے دور کے 1.5 صدی پر نظر ڈالتے ہیں، یہ واضح ہو جاتا ہے تاریخ کبھی بھی سادہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی تشکیل تنازعات، تعاون، عزائم اور مزاحمت سے ہوتی ہے۔ برطانوی سلطنت تجارت اور طاقت کے لیے ہانگ کانگ میں آئی، لیکن اس نے دنیا کے کسی دوسرے شہر کی برعکس ایک ایسا شہر چھوڑ دیا جو 2 تہذیبوں کو گھیرے ہوئے ہیں، جس کی کہانی اب بھی سامنے آ رہی ہے۔ نوآبادی دور ختم ہو گیا، لیکن اس کی چھاپ باقی ہے۔ اسکائی لینڈ پر، عدالتوں میں اور لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جو ہانگ کانگ کو اپنا گھر کہتے ہیں۔